आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और ये घटना तब की है जब मेरी शादी हुई थी। शादी के 4 महीनों बाद हम एक घर में शिफ्ट हुए। कुछ दिनों बाद ही मेरी पत्नी बहुत जोर जोर से चीखने लगती। वो ऐसी भयानक आवाज़ निकालती कि मानो वो आवाज़ हमारे कानों को चीरकर बाहर निकल रही हो। लेकिन आखिर उसको हुआ क्या था? उसके चीखने की आवाज़ें चारों तरफ सुनाई देने लगती। पता नहीं उसको क्या हो गया था। फिर हम उसे एक महात्मा जी के पास लेकर गए तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। ये कहानी शुरू हो चुकी थी आज से लगभग 6 महीने पहले, जब मेरी और निशा की लव मैरिज होने वाली थी। हमारी शादी से हमारे घर वालों को भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मैं अभी अभी डॉक्टर की नौकरी में शिफ्ट हुआ था और निशा भी एक जॉब कर रही थी एक बड़ी कंपनी के अंदर। हमारी शादी होने के लगभग 8 दिन ही बाकी थे। निशा के हाथ पर काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी थी। उसने मुझे कॉल पर बताया कि आज वह शॉपिंग के लिए बाजार जाने वाली है। तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम भी बाजार में आ जाओ तो हम एक साथ ही शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे भैया भी घर पर मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अकेले बाजार नहीं जाना चाहिए। मम्मी की बात को मैं टाल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने मम्मी को ये नहीं बताया था कि निशा भी आज बाजार में शॉपिंग करने जाने वाली है, क्योंकि मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि शादी के कुछ दिन पहले बाजार जाने से ऐसा वैसा कुछ हो भी सकता है। उसके बाद हमारी शादी भी हो गई। शादी के 2 या 3 दिन बाद मुझे निशा का व्यवहार थोड़ा थोड़ा चेंज लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका व्यवहार थोड़ा बदल सा गया है। लेकिन मैंने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी काफ़ी काम होते थे। कभी कभी तो मुझे अस्पताल से घर आने में काफ़ी टाइम लग जाता था। निशा भी काम की वजह से थोड़ी लेट ही घर पर आती थी। लेकिन अब उसका व्यवहार मुझे पूरी तरीके से बदला बदला नजर आने लगा था। कभी कभी तो मुझे उसके ऑफिस से कॉल भी आता था कि वह बहुत गुस्सा करती है और उसके ऑफिस में किसी से भी अगर थोड़ी बहुत गलती होती तो वो उसे गालियां देने लगती है और ऑफिस के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगती। यह सब बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने इस पूरी घटना का जिक्र अपनी सासू माँ से किया तो सासू माँ ने मुझे एक सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम निशा को लेकर बाहर घूमने ले जाओ तो शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। हो सकता है वो नए लोगों के पास रहने से वो थोड़ा घबरा गई हो। लेकिन मैं निशा को अच्छी तरीके से जानता था कि वह ऐसी हरकतें सिर्फ इतनी सी वजह से नहीं करने वाली थी। लेकिन मुझे सासू माँ की बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। फिर मैंने सिंगापुर जाने का प्लान बनाया। उसके लगभग 7-8 दिन बाद मैंने निशा को यह सरप्राइज़ दिया कि हम लोग सिंगापुर हनीमून पर जाने वाले हैं। यह सुनकर तो निशा खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ी। उसके बाद मैंने निशा की ऑफिस में कॉल कर दिया कि वह कुछ दिनों की छुट्टी ले रही है। उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद ही फ्लाइट पकड़कर सिंगापुर के लिए निकल पड़े। उस दिन मैं पहली बार सिंगापुर में प्रवेश कर रहा था। वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। फिर उसके बाद मैं और निशा होटल में पहुँचे। होटल में पहुंचकर हम लोगों ने पहले तो अपना रूम बुक करवाया और उसके बाद हम दोनों जाकर रूम में रेस्ट करने लगे। तभी मैंने निशा को हाथ लगाया तो निशा ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे एक भयानक आवाज़ में कहा, मुझे मत छू वरना तुझे मार डालूंगी। इतना बोलते ही निशा एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। फिर मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसकी ये हरकत देखकर मैं भी अंदर से बहुत बुरी तरीके से हिल चुका था। फिर मैंने सोचा कि निशा थोड़ी सफ़र में थक गई होगी तो वह ऐसी हरकतें कर रही होगी। फिर मैं उस होटल के मैनेजर के पास पहुंचा ताकि किसी अच्छे डॉक्टर का समाधान हो सके। ऐसा नहीं था कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मेरा सामान मौजूद नहीं था, तो मुझे यह सब देखने में थोड़ी मुश्किलें पैदा हो रही थी।
हालांकि मुझे इतना तो पता चल चुका था कि उसे कोई बुखार तो नहीं था, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर था। उसके बाद सही समय पर वहाँ पर डॉक्टर भी पहुँच गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, शायद थकावट की वजह से वो ऐसा कर रही होंगी। उसके बाद डॉक्टर निशा को दवाई देकर वहाँ से चला गया। तब तक निशा को भी होश आ चुका था। फिर निशा ने बताया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे भी इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने इस बात को फिर भी नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज रात जिस शैतानी शक्ति से मेरा सामना होने वाला था, उसे देखकर तो मेरे पसीने छूटने वाले थे। खैर फिर शाम हुई। शाम तक मैं और निशा थोड़ा बाहर घूमकर वापस होटल लौटे। लौटने के बाद हमने खाना वाना खाया और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गए। हम दोनों काफ़ी थके हुए थे, तो हम दोनों चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहे। तभी अचानक से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उठकर इधर उधर देखा तो पहले तो मेरी नज़र घड़ी पर गई, तो उस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। फिर मैं उठा और बाहर की तरफ निकला। मैंने सोचा कि यह आवाज़ किसी जंगली जानवर की तो नहीं है, कहीं वह होटल के अंदर तो नहीं घुस गया है। फिर मैं होटल के हर जगह पर चक्कर काट कर आ गया, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैं वापस हमारे कमरे के पास आया तो मुझे फिर से वही घुर्राने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त पहली बार मैंने देखा कि मेरी लाइफ में डर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इस बार मैंने देखा कि निशा अपने बालों को खुला किए भयानक आवाज़ में घुर्रा रही है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं निशा का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। फिर मैं निशा के पास पहुंचा और मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो मानो उसे कोई करंट का झटका लगा हो। उसने मुझे इतने जोर का धक्का मारा कि मैं सीधा जाकर दरवाजे से टकराया। दरवाजे से टकराने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि वहाँ आसपास के कमरों में भी वो आवाज़ सुनाई दी, और टकराने की वजह से मेरे सर से खून बहने लगा। अब मैं अपने आप को संभालने में नाकामयाब था। उसके बाद मेरे सामने अब एक ऐसा नज़ारा था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। उसे देखकर मैं और भी बुरी तरीके से डरने लगा। इतनी देर जहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि निशा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन इस बार मैंने देखा कि निशा जो कि पूरी तरीके से हवा में उड़ रही है। उसके बाल खुले हुए थे, साथ ही उसके चेहरे पर कुछ लाल लाल लगा हुआ था, शायद वह खूनी था। उसका चेहरा अचानक से दूसरे रूप में बदलने लगा। अब मैं ये देखकर तो बुरी तरीके से डर चुका था। तभी अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ ने मेरी ज़िंदगी बचाने की एक उम्मीद जगाई। फिर मैं उठा और किसी तरह हड़बड़ाते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर उसी होटल के मैनेजर खड़े थे। मैनेजर के आते ही निशा एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे जल्दी ही उनके फादर के पास जाने का सुझाव दिया। फादर जिस तरीके से हमारे देश में कोई महात्मा बाबा या फिर कोई अघोरी बाबा होते हैं, वैसे ही विदेश में उनको फादर कहा जाता है। फिर उन्होंने वहीं से हमें एक गाड़ी करके दी जो कि उन्हीं के होटल की थी। मैंने उनसे विनती की कि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, तो कृपया आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर निशा को गाड़ी में बैठाया। निशा इस वक्त नींद में थी, तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहाँ से उन फादर का वो हॉल ज़्यादा दूर नहीं था, वह लगभग 20 से 30 मिनट तक का रास्ता ही था। वहाँ पर जाने के बाद फादर ने हम लोगों को बाहर भेज दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद फादर ने हमें आवाज़ लगाई कि अब आप लोग अंदर आ सकते हो, और फिर हम लोग अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि निशा को उन फादर ने एक सीट पर बैठा रखा था। फिर उन फादर ने बताया कि इनके फ्रेगनेंस ने कुछ नेगेटिव एनर्जीज को इनकी तरफ आकर्षित कर लिया है, जिस कारण इनके शरीर में उनके प्रभाव दिख रहे हैं। उसके बाद फादर ने निशा के ऊपर थोड़ा जल का छिड़काव किया और फिर कुछ रहीम्स बोले। तभी मुझे याद आया कि शादी के कुछ दिन पहले ही
निशा शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। शायद उसी दिन निशा के साथ कुछ गलत हुआ होगा। माँ पापा के मना करने के बावजूद निशा नहीं मानी थी और वो अंजाम अब हमारे सामने है। निशा अब बिल्कुल ठीक और सामान्य थी। फादर ने भी उसे एक लॉकेट पहनाया और एक सिंबल दिया जिसे उसे हमेशा अपने पास रखना था। उसके बाद मैं और निशा उन फादर के पास से वापस होटल लौट आए और उसके कुछ दिनों बाद ही हम दोनों वापस इंडिया के लिए लौट आए। आज तक तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। उस घटना के घटने के बाद अभी तक हमारे बीच शांति बनी हुई है, लेकिन क्या पता किस वक्त कितना बुरा हो जाए। अब तो बस भगवान से यही कामना है कि कभी फिर मुझे ज़िंदगी में वही रात का मंजर ना दिखाए जो एक बार मैं उस होटल के कमरे में देख चुका हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।